प्यारे छात्रों, मैं आपको करा रहा हूँ एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से इंटर प्रावधिक कला की पूरी तैयारी। और आज मैं पार्ट 4 आपको कराऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल जो मॉडल पेपर चल रहा है ये विद्या प्रकाशन का मॉडल पेपर है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट रट रहे हैं, लेकिन उन्हें इनकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चेंज इधर उधर हो गया तो वो सारे प्रश्न गलत कर आएंगे। तो मैं इनके पूरे प्रश्न आपको समझा करके कराऊंगा। तो समय को ना ज्यादा खर्च करते हुए महत्वपूर्ण कार्य की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर की ऊंचाई कितने खाने की होती है? तो देखो, आप ये जान रहे हैं, ये रफ में समझ लीजिए कि ये जो हमारी लाइन है, इस प्रकार से जो हम अंग्रेजी के खाने खींचते हैं, ये जो खाने खींचते हैं अंग्रेजी के खाने, तो इसमें 7 लाइन खींचनी पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 खाने होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका ये है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खाने होगी? तो अंग्रेजी के कोई भी अक्षर हो, उसकी हमेशा ऊंचाई जो होती है वो 7 खाने की होती है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एम और डब्ल्यू कितने खाने का होता है? एम और डब्ल्यू, तो देखो आप ये देखें, अंग्रेजी के मैं आज आपको याद दिला दे रहा हूं, आप ध्यान रखना। एम और डब्ल्यू होते हैं 5 खाने के। कितने? 5 खाने के एम और डब्ल्यू। और जे जो होता है, जे होता है 3 खाने का, 3 खाने। और आई होता है 1 खाने का, आई 1 खाने का। आप इसे नोट कर लें। और बाकी जो अक्षर हैं, बाकी सब 4 खाने के होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच को छोड़ दो तो एच आई को छोड़ दो, जे को छोड़ दो, के एल एम एन ओ, ये सब जितने भी हैं सब 4 खाने के होते हैं। तो ये आप याद रखना, केवल 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 खाने, 4 अक्षर जो हैं ये अलग खानों के, बाकी सब 4 के। तो इन पर आधारित बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो ये कह रहा है, अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खाने की होती है? तो एम और डब्ल्यू की जो होती है वो 5 खाने की होती है, ये याद रख लेना, 5 खाने की होती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में कितने खाने छोड़े जाते हैं? जैसे हम कोई भी शब्द लिखेंगे, सिनेमा वगैरह या कुछ भी लिखेंगे, तो प्रत्येक खाने के बीच में 1 खाना छोड़ा जाता है। जब हम अंग्रेजी का कोई वाक्य लिखते हैं खानों में, ब्लॉक में, छायादार अक्षर, तो उनके बीच में 1 खाना छोड़ते हैं, हमेशा 1 खाना छोड़ा जाता है। अगला आ रहा है, तिरछे अक्षर के वाक्य लिखते समय झुकाव कितने अंश का होना चाहिए? तो देखो, ये मैं तुम्हें समझा भी दे रहा हूं। ये जो हमारी अंग्रेजी वाली लाइन है, अंग्रेजी की कॉपी की जो लाइन होती है, इसमें हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर चांदा रख करके 75 अंश का कोण बना लेते हैं। डी रखकर, ये डी है हमारा, यहां पर रखकर डी 75 अंश का कोण बना लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और 5 75, ये आ गया। तो हमारी एक हल्की सी लाइन ले ली। अब हमारे जो झुकाव रहेगा वो हमेशा 75 अंश पर रहेगा। कितने अंश पर? 75 अंश पर। हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारा इस तरीके से टेढ़ा आना चाहिए, ए पी एल सी, ये। और हम बीच बीच में क्या करेंगे, इस लाइन को जो वाक्य लिखने के लिए आएगा पार्ट 2 में, तो बीच बीच में हम 75 अंश के कोण की हल्की रेखा खींच देंगे। इतनी डार्क ना खींचे जो पेपर में दिखाई दे। तो इससे क्या होगा, तुम्हें अक्षर लिखने में उसका ढलाव जो है 75 अंश के कोण का ढलाव लेकर के चलोगे। ये वाक्य लिखने के लिए आपके आएगा, तो याद रखना 75 अंश। अगला है क्वेश्चन 5, जे अक्षर का अनुपात क्या होता है? देखो, जे का अनुपात कितना होता है? चौड़ाई कितनी है? 3 खाने, और ऊंचाई कितनी है? 7 खाने सबकी। तो इसका अनुपात हो गया 3:7, मतलब चौड़ाई 3 है और ऊंचाई कितनी है? 7। तो इसका जे का होगा 3:7। अब म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कितने खाने का अनुपात होगा? तो देखो, इसे समझ लो, ये आसान है। हम पहले ये शब्द लिख लेंगे, ये एम यू एस आई सी, ये लिख लिया हमने। तो हमें देखो इसको ऐसे हल करना है ताकि गलती ना हो जाए। एम बनेगा हमारा 5 में, यू बनेगा हमारा 4 में, एस बनेगा हमारा 4 में, आई बनेगा हमारा 1 में, सी बनेगा हमारा 4 में। ये हमारा हो गया।
अब बीच बीच में देखो एक एक खाना छोड़ना है, एक खाना ये हो गया, एक खाना ये हो गया, एक बीच में खाना ये हो गया, एक बीच में खाना ये हो गया। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 1 14 और 4 18 19 20 21 22। तो ये 22 अनुपात और ऊंचाई कितनी रहेगी 7 खानों की। तो ये 22 अनुपात 7 खाने बनेंगे। ये ध्यान रखना है, कोई भी शब्द लिखेंगे बीच में एक एक खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे आप 2-4 अक्षर बना करके लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, इस पर आधारित आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आ गए मापनी। साधारण मापनी में कितने प्रकार की माप दिखाई जाती है? देखो अब मापनी समझ लो, मापनी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण मापनी। तो देखो ये जो मापनी है, ये हम मापनी बनाते हैं, ये हम मापनी बनाते हैं। तो इधर ये ले लेते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी नाप जो आती है वो इस वाले हिस्से पर आएगी, छोटी वाली नाप इस वाले हिस्से पर आएगी। माना आपके लिख रहे हो 45 रुपए, माना 45 रुपए मापनी में दिखाना आपको। तो 45 का सेट कैसे बनेगा? एक तो 40 रुपए का और एक है 5 रुपए का। तो बड़ा कौन सा? 40। तो इसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। तो इस पे आ जाएंगे। और इधर वाले पे क्या लेंगे? 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। तो इसमें तो 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। इस पर आएंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। तो साधारण मापनी में 2 नाप आती हैं, 1 और 2। ये होती है साधारण मापनी। सही है, 2 नाप आती है, याद रखना। इधर आती है बड़ी और उसके बाद छोटी वाली इकाई आती है यहां। मानक किलोमीटर है, किलोमीटर और डेकामीटर। तो किलोमीटर इधर आएगा और हेक्टो इधर आएगा। और हेक्टो से नीचे क्या होता है? डेका होता है। जैसे हमारी होती है इकाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा। इकाई, ढाई, सैकड़ा रुपयों में तो हमारा ये होता है। और किलोमीटरों में क्या होता है? किलोमीटर, 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 हेक्टोमीटर और फिर डेका, ये होता है। तो हमारी सबसे बड़ी नाप यहां आएगी और उससे छोटी वाली नाप यहां आएगी, आप समझ लो। तो ये साधारण मापनी है। 8वां क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी के लगातार कितनी माप दिखाई जा सकती हैं? तो माप हमें 2 प्रकार होती है, एक होती है साधारण, एक होती है विकर्ण। तो इसमें विकर्ण मापनी में 3 नाप दिखाई जा सकती हैं। कितनी? 3। कैसे? सबसे बड़ी इधर, उसके बाद इधर और उसके बाद फिर इधर। इसके लिए अब तुम समझ लो, जैसे आपके हैं 345 रुपए, तो सेट कैसे बनेगा? पहले 300 रुपए का, फिर 40 रुपए का और फिर 5 रुपए का। 345। तो इसमें क्या बनेंगे? पहले ये हो गए 100 रुपए, ये 200 रुपए, ये 300 रुपए, ये 400 रुपए, ये 500 रुपए। हमेशा माप बड़ी रहती है। अच्छा, फिर इधर की तरफ क्या बनेगा? 10-10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। और यहां क्या रहेगा? 1-1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। तो इस प्रकार से हमें साधारण मापनी दिखानी पड़ती है। अब इसका अलग से मैं एक क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं, देखो कैसे समझाना है। ये 345 है, तो आप इसको समझ लो 342। 342 रुपए को कैसे दर्शाएंगे? तो ये विकर्ण मापनी में ऐसे दर्शाया जाता है। देखो सबसे छोटी इकाई ले लो, पहले कितनी है? 2 रुपए। तो 1 रुपया और 2 रुपए यहां निशान लगा लिया। फिर उसके बाद कौन सी इकाई है? 40 रुपए। तो देखो 40 पर 10, 20, 30, 40, ये लाइन आप खींच लोगे इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लाइन खींच लोगे। ये आपने नाप खींची हुई है लाइन। अच्छा, फिर हो गए 40 रुपए। फिर उसके बाद कितना आ गया? 300 रुपए। तो यहां निशान लगा दिया। तो सबसे पहले देखो 2 रुपए की तो ये लाइन है और 40 रुपए की ये लाइन जा रही है। यहां आके दोनों टकरा रहे हैं। इधर से 2 रुपए की लाइन जा रही है और इधर से 40 रुपए की लाइन जा रही है। तो यहां हमने टिक लगा दिया। फिर जा रही है 300 रुपए तक, तो हम 300 तक रहेंगे। 100 रुपए, 200 रुपए और ये 300 रुपए, यहां तक ये हमारी मापनी ऐसे दर्शाई जाएगी इसमें। और मैं इसका बनाना अगले पार्ट में इसकी मापनी भी करवा दूंगा। तो विकर्ण मापनी में हमेशा 3 नाप दर्शाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न में अंश सदैव हर से क्या होता है? छोटा। निरूपक भिन्न किसे कहते हैं? निरूपक भिन्न ऐसे कहते हैं जैसे यह 1/12। तो ऊपर वाला जो है ये क्या है? अंश। ऊपर वाला क्या है? अंश है। और नीचे वाला क्या है? हर है। हमेशा हम क्या करते हैं, गणित का ये नियम है, जब हम कोई माप, कोई
किसी चीज की गणना कर रहे होते हैं तो उसको पहले एक पर आधारित कर लेते हैं, पहले 1 रुपए को डिवाइड कर लेते हैं कि भाई 1 रुपए को कितने कितने लोगों में कैसे बटेगा। जब 1 रुपया माना 1 रुपया है, एक को मिले 25 पैसे, एक को मिले 30 पैसे, एक को मिले 40 पैसे, 1 रुपए में ऐसे बिट गए। अब रुपए आ गए हमारे पास 10,000 रुपए, तो उसी की गुणा करके हम निकाल लेते हैं, गणित का एक नियम है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा पहले एक को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड का तरीका है, 1 रुपए को कितने जनों में बांटा जा रहा है, 12 जनों में बांटा जा रहा है। तो ऊपर का अंश है, नीचे का हमेशा अंश क्या होता है, 1 होता है, और हर से हमेशा क्या होता है, छोटा। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपका आया है, निरूपक भिन्न में अंश सदैव होता है हर से छोटा, छोटा होता है, हमेशा 1 रखा जाता है। अगला है 10वां क्वेश्चन, निरूपक भिन्न में अंश सदैव रखा जाता है 1। देखो इसी में प्रश्न बनने 2, 1 रखा जाता है हमेशा। अगला कह रहा है विकर्ण मापनी में निम्नलिखित में कितनी यूनिट अंकित कर सकते हैं। तो 11वें प्रश्न में क्या दिया, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। बे में क्या दिया, किलोमीटर और मीटर, 2 नहीं करते 3 करते हैं, ये गलत है। तीसरे में दिया किलोमीटर बटे मीटर, ये भी गलत है। दे में दिया केवल मीटर, ये भी गलत है। पहले वाला सही है, विकर्ण मापनी में 3 नाप दिखाई जाएगी, किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टो और डेका, 3 नाप आएंगी। तो विकर्ण मापनी का पहला सही है, ए। अगला है, अगला सवाल देखिए, 4 सेंटीमीटर 64, 12वां क्वेश्चन है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग तुम जानते हो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसको 64 वर्ग मीटर की प्रदर्शित करना है, निरूपक भिन्न बनानी है। तो देखो 4 वर्ग सेंटीमीटर जो ये हो गया हमारा, एक भुजा कितने की है, इसकी 4 की है, 4 4 4 और 4। तो इसको निरूपक भिन्न बनानी है 64 की, 64 मीटर की बनानी है, मीटर 64 मीटर की बनानी है। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 64 में 16 का भाग दे दिया, 16 चौका 64 4 बार। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में 4 उसमें कितने होंगे, गुणा 100 बराबर 400। तो निरूपक भिन्न भिन्न क्या बन गई, अंश हमेशा क्या रहता है, 1, तो बन गई 1/400। ये हमारा सही आंसर आ गया। फिर समझ लो, एक वर्ग 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग का 64 मीटर में निरूपक भिन्न बनाओ। तो 4 भुजाएं होती हैं बराबर, चारों की 4 8 4 12 16, 16 का भाग दे दिया 64 में, तो कितना आ गया, 4 आ गया। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4, तो सेंटीमीटर बना लिए। तो ये कितने हो गए, 400 सेंटीमीटर, 1/400, पर 1 हो गया अंश, 400 हो गया हर। अगला सवाल है 13वां, 9 वर्ग सेंटीमीटर का 144 मीटर में प्रदर्शित कीजिए। 13वां सवाल 9 वर्ग, तो देखिए 9 का ये देख लीजिए, 9 9 9 और 9, तो 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 थे 9 चौक 36, 36 हो गया। और इधर भुजा कितनी दे रहा है इसमें, 13वें में 144, 144, 144 में 36 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, भाग दिया तो 4 बार। 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 में 100 की गुणा करी तो बराबर कितना हो गया, 400। तो निरूपक भिन्न कितनी बन गई, 1/400, इसकी भी 1/400 बन गई। सही है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अगला है 14वां सवाल, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कीजिए और इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। देखो 5 मीटर कह रहा है, 5 मीटर, 5 मीटर, तो सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं, 100, तो 5 मीटर में कितने हो गए, 500, 500 सेंटीमीटर हो गए। पहले हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, और प्रदर्शित कितने से करवा रहा है वो, 2 सेंटीमीटर से। तो 2 से हमने भाग दे दिया तो कितनी बार चला गया, कै बार चला गया, 250, तो बराबर 1/250। देखो हम पहले छोटी इकाई बना लेते हैं, वो मीटर कहवे, किलोमीटर कहवे, पहले हम सेंटीमीटर का अगर वो पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में हिसाब बना लेते हैं। 15वां सवाल है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, कोई इकाई नहीं होती निरूपक भिन्न की, कोई इकाई नहीं होती है। अगला सवाल है, सह परिणाम मापनी बनाने में उपयुक्त 3 रेखाओं का कोण कौन से होते हैं। सह परिणाम मापनी बनाने में, देखो ये लिया, हमें मापनी बनानी है, सह परिणाम मापनी बनाने के लिए उपयुक्त रेखा कौन से कोण होते हैं। यूं तुम सादे तरीके से समझ लो, पहले सीधे लिया, ये तो 90 अंश का कोण हो गया,
इधर क्या लिया, ये 30 का हो गया, इधर क्या लिया, ये 30 का हो गया, और ये कौन सा आ गया, ये 60 का आ गया। दोनों 60 60 के, भाई 60 30 90, जब भी तो समकोण खड़ा हुआ है, तो हम पे कौन कौन से कोण आ रहे हैं, एक 90 का, एक 60 का और एक 30 का। इस प्रकार से ये कोण की जरूरत इसमें पड़ेगी। अगला सवाल देखिए 17वां, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने के लिए विकर्ण मापनी क्या होगी। देखो 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, देखो 5 सेंटीमीटर 3 मीटर के लिए कितना हो गया, 3 मीटर गुणा 100 बराबर कितने हो गए, 300। 5 सेंटीमीटर कह रहा है, 5 सेंटीमीटर का इसमें भाग दे दिया, 5 छंग 30, 60 आ गया, तो ये क्या बन गया, 600, 60 आ गए, 1/60, 1/60 इसमें आ जाएगा। अगला सवाल है 1 मीटर बराबर 2.5 मीटर प्रदर्शित करता है, तो विकर्ण मापनी क्या होगी। देखो 1 मीटर के लिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पहले हमने 100 सेंटीमीटर बना लिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब वो करा 2.5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, 2.5 का भाग दे दिया 2.5 का। अब इसके दशमलव हटाने के लिए 25 कर लो, तो गुणा 10 और कर लो ऊपर, ये हमने 25 से दिया, 25 चौका 100 4 बार, 25 चौका 100 4 बार, और 4 में 10 की गुणा करी तो 1/40। फिर समझ लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वो 2.5 कह रहा था, 2.5 के लिए दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए गुणा 10 कर ली, हमने 25 को काटा, 25 चौका 100, 4 में 10 की गुणा करी, 1/40 आ गया इसका आंसर। अगला देखो, अगला सवाल है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में समान, माना आपने एक आकृति बनाई, ये वाली आकृति बनाई, और इसी के बराबर में दूसरी आकृति बनाई, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, समान, बराबर। अगला है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा पर बने वर्ग का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने कितना भाग होता है, समान होता है, बराबर, बराबर होता है। अगला देखिए, एक अर्धवृत्त व्यास को आधार मानकर उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से सिरे को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, और उसका शीर्ष कोण कैसे होता है। जैसे आपने आईजीडी में भी करा होगा, ये हमने ये ले लिया, ये हमने ले लिया, और इसमें हमने क्या करा, ये वाला कोण कहीं से भी ले लिया, 90 ये ले लिया, ये और ये इससे मिला दिया, तो तुम देखोगे ये कितना कोण है, ऊपर वाला कोण हमेशा 90 का होता है, ये 90 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा, टोटल दोनों का 90 बैठ जाना चाहिए, अगर ये 50 है तो ये 40 होगा। फिर समझ लो, अगर वृत्त में, अर्धवृत्त में ऊपर एक कोण त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर मिला हुआ, वो हमेशा 90 अंश का होगा, और इन दोनों का योग 90 अंश होगा। अगर ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, दोनों का टोटल 90 ही बैठेगा। आप चांदे से बना के भी देख सकते हो, कि सच्चाई को जांच सकते हो। अगला है, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने में आयत की लंबी और छोटी भुजा का अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात लेना पड़ता है। आयत के, किसी आयत के बराबर वर्ग बनाने में, मतलब ये आयत तो ये है, देखो आयत तो ये है, और इसके बराबर इसके नाप का क्या बनाना, हमें वर्ग बनाना है, तो हमें इसका अर्धक करना पड़ेगा, इसका अर्धक लेना पड़ेगा, इस भुजा का अर्धक आधा लेना पड़ेगा। अगला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण, हमेशा समकोण 90 अंश का कोण लिया जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है, आधा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल में कितना होता है। एक हमने आयत बना लिया, ये आयत बना लिया, और इसके नाप का हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये यहां त्रिभुज बनेगा, तो इसका आधे के बराबर होगा ये आयत ऊंचाई में। 25वां, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो ऊंचाई कितनी होगी, दुगनी होगी। अभी मैंने तुम्हें बता दिया, अगर ये 3 है तो यहां तक अगर नापेंगे पूरा तो ये 6 होगी, तब बन पाएगा। दीर्घवृत्त, अगला कह रहा है, अगला कह रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। दीर्घवृत्त किसे कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं एक अंडाकार को,
तो अंडाकार जब हम बनाते हैं तो उसमें दो नाभि होती हैं। बड़ी नाभि तो होती है ये वाली लंबी आयत वाली, और छोटी नाभि होती है ये बड़ी दीर्घ नाभि कहलाती है, दीर्घ, और ये होती है लघु। इसमें अंडाकार बनाते हैं। इस प्रकार से गोल नहीं बनता, अंडाकार बनाने के लिए नाभियां लेनी पड़ती हैं, दो नाभियां होती हैं। अगला है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किस स्पर्श करती है? वक्र को। ये जो नाभियां हैं कहां करेंगी? वक्र को करेंगी। जो वक्र है इसे वृत्त नहीं कहते, वक्र कहते हैं। तो दोनों को टच करती हैं। देखो वक्र को ये भी टच कर रही है और ये भी टच कर रही है। अगला है 28वां, निम्न में किस ठोस में आयताकार फलक होता है? आयताकार समपार्श्व, सम माने समान, पार्श्व माने जैसे ये है, देखो ये रहा, जो समपार्श्व फलक होता है, जितनी इधर है इतना ये गुटके में इधर है, और जितना ये इधर है इतना ये इधर है, तो समपार्श्व माने बराबर होता है। अगला है यदि एचपी के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप क्या होगा? देखो अनुविक्षेप और उच्छेद क्या कहते हैं, अभी मैं इसे समझाऊंगा। देखिए अगला सवाल है, यदि आधार मतलब उच्छेद के समांतर है, समांतर माने बराबर में खड़ा हुआ है, उसका पंचभुजाकार प्रिज्म समपार्श्व का अनुविक्षेप प्लान क्या होगा? देखो प्लान मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हमने दो रेखाएं खींच लेंगे। इसे तो हमने मान लिया जमीन, क्या मान लिया? जमीन, इसे प्लान कहते हैं, प्लान। इसे मानते हैं हम दीवार, और इसे उच्छेद भी कह देते हैं, एलिवेशन भी कह देते हैं। तो एक पंचभुजाकार है, ये हमारा पंचभुजाकार है, कहां है ये रहा, ये पंचभुजाकार है, ये इसके समांतर जमीन पर खड़ा हुआ है। तो जो जमीन पर खड़ा हुआ तो अनुप्लान इसका क्या होगा? देखो जब पंचभुजाकार है, ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो परछाई कैसी जाएगी? पंचभुजाकारी इसकी रोशनी जाएगी, तो पंचभुजाकार होगा, ये इसका है। तो देखिए ये मैंने यहां तक आपको सवाल करा दिए, वीडियो लंबी ना हो। अगला पार्ट में चौथा पार्ट था ये, अब अगला पार्ट 5 पार्ट चलेगा। आप 5-6 पार्टों में मैं वीडियो बना रहा हूं, जल्दी पेपर 5-6 दिन बाद होने वाला है। इन्हें बराबर लगातार कर लो, सब्सक्राइब चैनल को कर दो, बेल आइकन दो, जैसे जैसे 1-2 दिन में वीडियो आती रहेंगी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और जो मैंने क्वेश्चन कराई इसमें से निश्चित आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं केवल वही चीज करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, दूसरे में कुछ ऐसा लेकर के चलूंगा, ये बता के चलूंगा जो होशियार बच्चे हैं वो इसे कर लें, और कोई बिल्कुल ही होशियार नहीं है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए बताऊंगा कि वो क्या चीज करें विकल्प में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आर्ट से संबंधित जितनी भी अपडेट है बराबर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये आपको बराबर वीडियो मिलती रहेंगी, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और नीचे आपको ये लिंक दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप इससे जुड़ जाओ तो कला से संबंधित जो भी अपडेट होंगे वो बराबर आपको मिलते रहेंगे। फ्री सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे, आईजीटी के, टीजीटी के, और कला से संबंधित वैकेंसी के, और जो नए नए संशोधन टेक्निकल आर्ट के संबंध में जो कानून नए नए संशोधन हो रहे हैं इनकी भर्ती के संबंध में, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप अपना भला चाह रहे हो तो इसमें ग्रुप से आप जुड़ जाओ, तो आपको सारी जानकारी में सारी क्लास मिलेगी। अगला पार्ट में जल्दी बनाऊंगा कल में, तो आपको आ जाएगा, बराबर पेपर तक इस क्लास को करते रहो। धन्यवाद।